नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण की, बात करेंगे ईवीएस के प्रैक्टिस सेट की, बात करेंगे एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि यहां पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। और ये आपकी 49वीं प्रैक्टिस सेट है। आपको पता है हर एक प्रैक्टिस सेट जो है आपके कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप हर एक प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर पा रहे होंगे। और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न शुरू करते हैं। अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट रहेगा। आइए देखते हैं आपका कमेंट के माध्यम से कितना आपका इस प्रैक्टिस सेट में स्कोर है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार को कमजोर करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा कारक जो आपको संयुक्त परिवार को कमजोर करने के लिए उत्तरदायी होता है। कानून, औद्योगिकीकरण, आधुनिक शिक्षा या भू स्वामित्व। आपके चार ऑप्शन हैं ए बी डी। ठीक है, कूटनीति आपका दिया गया है। कूट भाषा में चार ऑप्शन दिए गए, कौन कौन से सही हैं। दोस्तों ऐसा कारक जो संयुक्त परिवार को कमजोर करने के लिए, देखिए कानून भी करता है संयुक्त परिवार को आपका औद्योगिकीकरण भी और आधुनिक शिक्षा। ठीक है, भू स्वामित्व जो है परिवार को कमजोर नहीं करता। ठीक है, तो आपके सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आंसर सारे एनसीईआरटी के पैटर्न पर हैं, क्योंकि आपको पता है आपका जो सिलेबस एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। तो सभी प्यारे मित्रों का एक बार दिल से वीडियो लाइक करेंगे। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नातेदारी में शामिल करते हैं। जो नातेदारी होती है उसमें विवाह संबंधियों को शामिल करते हैं, रक्त संबंधियों को शामिल करते हैं, ए व बी दोनों को करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। और अंत में 5 हम प्रश्न ऐसे बताएंगे जो बिल्कुल सीधा, ठीक है, सिलेक्शन से कनेक्टेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नातेदारी में शामिल करते थी कि नातेदारी में विवाह संबंधियों को भी शामिल करते हैं और रक्त संबंधियों को। नातेदारी को कल हमने डिटेल्स यहाँ पे चर्चा की थी, बात की थी, और पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा किसे दी जाती है। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है। परिवार को दी जाती है, विद्यालय को दी जाती है, गांव को दी जाती है, शहर को दी जाती है। अगर आपका कमेंट सही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा किसे दी जाती है, सभी लोग जानते हैं किसे दी जाती है दोस्तों, तो आपके परिवार को दी जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लाइक करने के लिए। और अगला प्रश्न है, सजीवों की विशेषता नहीं है। देखिए सजीवों की विशेषता नहीं है, निगेटिव प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आजकल 10 से 15% आपके टोटल क्वेश्चनों में से निगेटिव प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके टीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो सजीवों की विशेषता नहीं है। देखिए भोजन करना, भोजन सभी सजीव ग्रहण करते हैं, संतान उत्पन्न सभी सजीव करते हैं, श्वसन यानी कि सांस लेना और छोड़ना ये सभी सजीव करते हैं, और दूसरों की सहायता से गति करना, ठीक है, ये एक निर्जीवों का काम होता है। अपवाद स्वरूप आप लोग बोलेंगे कि जो विकलांग होते हैं, असहाय होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो विशेषता यहाँ पे बताना है। तो विशेषता देखिए, दूसरों की दूसरों की सहायता से गति करना ये सजीवों की विशेषता नहीं होती है। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, 14 नवंबर को, 1 दिसंबर को, या 12 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपको दोस्तों 12 नवंबर को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर जो है 1896 में 1896 में डॉक्टर सलीम अली का जन्म दिवस है। कब है 1896 में डॉक्टर सलीम अली का जन्म दिवस है। और उन्हीं का जो विश्वविख्यात एक पक्षी विशेषज्ञ थे, इसीलिए 12 नवंबर को 1896 से उनका जो जन्मदिन है डॉक्टर सलीम अली का, तो 12 नवंबर को यह क्या है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न पहले सभी प्यारे मित्र एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट उम्दा है, लाजवाब है। अगला प्रश्न आ चुका है,
ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें कम जल देने की ज़रूरत होती है? ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसमें कम जल देने की ज़रूरत पड़ती है। गुलाब के पेड़ों में, मेहंदी के पेड़ में, नीम के पेड़ में या बबूल के पेड़ में? नीचे कमेंट करेंगे सभी सभी मेरे प्यारे में सभी शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो ठीक है कमेंट होता है अग्रणी होता है, अग्रोन्मुखी होता है दोस्तों। ठीक है, तो इनमें से कम जल देने वाला जो ज़रूरत होती है पौधे में, बबूल की, इस पेड़ में जो है सबसे कम जल देने की ज़रूरत होती है। और भी बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे आपका यूफोरबिया हो गया, शकुलेंट कैक्टस हो गया, ठीक है, बोगनविलिया हो गया, लंटाना हो गया। अपन सियाई प्रजाति के पौधे को पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। और आपके अपन सियाई परिवार के पौधों में काटने पर दूध जैसा एक श्वेत तरल पदार्थ भी निकलता है। अत्यंत चिकने व गाढ़े तरल पदार्थ के कारण पौधे को क्या पानी की आवश्यक बहुत कम होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मरुस्थलीकरण का कारण क्या होता है? रेत ज़्यादा होना, रेत ज़्यादा होने से मरुस्थलीकरण हो जाता है, अत्यधिक गर्म पड़ने से मरुस्थलीकरण हो जाता है, या वर्षा न होने से, या अत्यधिक आंधी चलने से? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ दोस्तों, कि मरुस्थली का कारण एक ही होता है, जहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा नहीं होगी तो मरुस्थली कहला जाता है, सूखा इलाका कहलाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपके सी के साथ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे कि मरुस्थली के प्राथमिक कारणों में जो आपके अधिक चराई व या अधिक खेती करना, आग में वृद्धि होना, पानी को घेरे में बंद करना, वनों की कटाई, भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल, मिट्टी में अधिक लवणता का बढ़ जाना और वैश्विक जलवायु परिवर्तन शामिल भी आपके मरुस्थलीकरण का प्राथमिक कारकों में शामिल है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लाख किससे प्राप्त होता है? पशु से प्राप्त होता है, कीट से प्राप्त होता है, जीवाणुओं से प्राप्त होता है, मछली से प्राप्त होता है? अगर आपका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिन्होंने कर लिया है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों से। तो लाख किससे प्राप्त होता है? सभी लोग जानते हैं लाख एक कीट से प्राप्त होता है। ठीक है, वो कीट कौन सा है? देखिए, लाख कीट या लाछा कीट, ठीक है, एक जंतु है जो लाख या लाह पैदा करता है। लाख को लाख के कीट से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसका नाम लाख ही पड़ा है। और इसका स्त्रवण सुर्ख है रंग की मादा कीट करती है, जिसका उपयोग वर्निश, पॉलिश, चमड़ा, मोहरी, लाख इत्यादि निर्माण में होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है? एक प्रभाष जोशी अवार्ड है जो मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है? मलखंभ में, मुक्केबाजी में, क्रिकेट में, हॉकी में? अगर आप लोगों को पता है ईवीएस की जो आपके आती है 30 नंबर की, उसमें से 10 आपकी पेडागोजी आएगी और 10 आपके 20 क्वेश्चन जो है कंसेप्ट वाले होते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, राजनीतिक क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे आपके ईवीएस में शामिल होते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश की किस खेल में दिया जाता है? तो यह मलखंभ खेल में दिया जाता है। और प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। और मलखंभ जो है मध्य प्रदेश का एक प्रादेशिक खेल भी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। पौधा खाया जाता है, शाकाहारी द्वारा जो बारी आने पर वह खाया जाता है, और मांसाहारी द्वारा यह बनाते हैं। तो यह कहने का तात्पर्य क्या कि यह खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, या सर्वभक्षी है, या परस्पर निर्भरता कहलाएगी। यानी पौधा खाया जाता है और शाकाहारी द्वारा जो बारी आने पर खाया जाता है, यानी शाकाहारी पौधे को खाता है और मांसाहारी द्वारा यह बनाते। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं खाद्य श्रृंखला कहलाएगी। पौधे खाया जाता है किसके द्वारा? शाकाहारी के द्वारा खाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं पौधे को शाकाहारी खाता है। प्राथमिक क्या है? उत्पादक कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं, प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है वह शाकाहारी होता है, और शाकाहारी का जो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है, उत्पादकता कहलाता है। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन कहलाएगा? शाकाहारी को खाने वाला मांसाहारी कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। समुद्री जल में प्रदूषण होता है, जो समुद्री जल है इसमें प्रदूषण होता है। जल नाकाओं के प्रयोग से प्रदूषण होता है, जलयानों द्वारा पेट्रोलियम परिवहन के प्रयोग से प्रदूषण होता है, या खनिज तेल ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले जलयानों से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे कमेंट आ चुका है, आंसर आ चुका है। आपके आंसर, आपका ओपिनियन क्या है? तो समुद्री जल में प्रदूषण होता है, आई थिंक जाना चाहिए
खनिज तेल के ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले जलयानों से। ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वह कौन सा होता है? तो बच्चा है जानता है भैया, हर एक कैंडिडेट के रिकेट्स जो रोग हुआ है, ठीक है, जो रिकेट्स नामक रोग है बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लाजवाब है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। बहुत से बच्चे मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु यहाँ पे कन्फ्यूजन करते हैं कि फूल गोभी, ठीक है फूल गोभी जो है फ्लावर जो है आपका, ये खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फल होता है, कलिका होता है, पुष्प होता है, पुष्पक्रम होता है। ठीक है, दो ऑप्शन पे कंफ्यूज है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु, यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होता है, यह फूल गोभी पुष्प है कि पुष्पक्रम है। तो फूल गोभी बात करते हैं, तो फूल गोभी क्या कहलाएगा? अगर आपका देखिए पुष्पक्रम ऑप्शन नहीं दिया है तो पुष्प में सही करना है। अगर पुष्पक्रम ऑप्शन दिया है तो फूल गोभी आपके पुष्पक्रम में खाने वाला भाग होता है, पुष्पक्रम कहलाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन पुष्प का क्रम आप लोग देखते होंगे, जैसे गोभी बनी होती है, ठीक है, ये डंठल हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये ऐसे गोभी बनी होती है, ठीक है, ऐसे ये गोभी आपकी बनी होती है। तो क्या क्या पुष्पक्रम है, पुष्प का ये पूरा जो क्रम होता है, ठीक है, ये ऐसे गोभी होती है। ठीक है, आई होप इसी तरह होती होगी शायद मेरे हिसाब से। ठीक है तो ये क्या कहलाएगा? पुष्पक्रम कहलाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक तत्व होता है सर्वोच्च उपभोक्ता, हरे पौधे, जंतु, शाकाहारी उपभोक्ता। देखिए खाद्य जो श्रृंखला होती है, प्रथम पोषक तत्व क्या होता है? प्रथम पोषक तत्व तो सभी लोग जानते हैं, यानी प्राथमिक उत्पादकता। तो प्राथमिक उत्पादक कौन होता है भैया? हरे पौधे ही होते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो प्रथम पोषक तत्व वही कहलाएंगे, हरे पौधे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी प्राणी जो कि प्रथम पोषण स्तर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वह प्राथमिक आपके प्रथम पोषण स्तर का उपभोग करते हैं और इसे द्वितीय पोषण स्तर कहते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जो कि द्वितीय पोषण स्तर का उपयोग करते हैं उन्हें तृतीय पोषण कहते हैं। जो मांसाहारी करते हैं वह तृतीय पोषण कहलाएगा। द्वितीय पोषण वह कहलाएगा जो आपके, ठीक है, प्रथम पोषण स्तर का उपयोग करते हैं, वह द्वितीय पोषण स्तर कहलाता है। ठीक है, एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर पर जाना। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। वीडियो अंत तक देखिएगा, अंत में 5 प्रश्न बेहतरीन लाजवाब होने वाले हैं आज की क्लास में। भूकंप को देखते हुए मकान किस देश में बनाए जाते हैं? यानी भूकंप को देखकर मकान बनाते हैं। ठीक है, मौसम जलवायु को देखकर नहीं, भूकंप को देखा जाता है और उसके बाद मकान बनाए जाते हैं। तो वह आपका ओनली वन फॉर जापान देश है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न लाजवाब है, स्क्रीन पर है। पर्यावरण प्रदूषित होता है मानव द्वारा जल त्याज सामग्री अथवा रासायनिक उर्वरक से या औद्योगिक प्रदूषकों से या उपयुक्त सभी से। तो आप लोग जानते हैं पर्यावरण जो प्रदूषित होता है मानव द्वारा जो त्याज मतलब जो त्यागते हैं सामग्री, ठीक है, मल मूत्र वगैरह सारी चीज़ें, ये सब, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। रासायनिक उर्वरक कर उपयोग करने से खेतों में, ठीक है, जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषकों से भी होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया है वह कौन सी होगी? सभी लोग फटाफट नीचे कमेंट करेंगे। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया है वह कहलाएंगे। तो प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया है वह प्रयोगशाला विधि है, निरीक्षण विधि है, करके सीखना, प्रश्नावली। तो सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक कक्षा में जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह करके सीखने पर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? एक भी नहीं है, एक है, दो है, तीन है। आप देखते हैं आप लोगों का नीचे कमेंट क्या है। तो मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो दोस्तों अभी तक मध्य प्रदेश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश सभी लोग जानते हैं सेंटर वाला राज्य है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। सरकार यहाँ नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने पर विचार कर रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रदेश का कौन सा जिला जो है मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? प्रदेश का कौन सा जिला, यानी मध्य प्रदेश का ऐसा जिला बताइए जो मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध हो? बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला।
तो मैंगनीज एस के लिए जो प्रसिद्ध आपका दोस्तों जिला है मध्य प्रदेश का, वह आपके बालाघाट में आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है कि बालाघाट जिले में मैंगनीज एस्क और तांबे के के खानों के लिए प्रसिद्ध आपका माना जाता है बालाघाट। अगला प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? गुना हो गया, नीमच हो गया, अलीगढ़, अलीराजपुर या मंदसौर। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों जो आपका अलीराजपुर दिया गया। अलीराजपुर जो है गुजरात की सीमा पर आता है, और गुना, नीमच, मंदसौर ये तीनों जो है राजस्थान की सीमा पर हैं, लेकिन अलीराजपुर ये आपके क्या है, गुजरात के सीमा का तटीय आपका शहर है, जिला है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? महाना नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, चंबल नदी पर है, या इनमें से कोई नहीं? तो केवटी जलप्रपात आपके किस नदी पर है? सभी लोग कमेंट करेंगे, नीचे फटाफट कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन की तैयारी चलती है और यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है दोस्तों। केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो केवटी जलप्रपात आपके महाना नदी पर है। और आप बोलेंगे महाना नदी क्या है दोस्तों? महाना नदी दोस्तों, केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में तमसा नदी की सहायक नदी एक महाना नदी है, और यह 98 मीटर ऊंचा और देश का 24वें नंबर पर आपका जलप्रपात है। कौन सा है दोस्तों? ठीक है, तमसा नदी के सहायक नदी महाना नदी पर बना हुआ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अतिवृष्टि होने वाली प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं? जो अतिवृष्टि होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी कहेंगे, बाढ़ कहते हैं, मृदा अपरदन कहेंगे, भूस्खलन कहेंगे। तो अतिवृष्टि होने वाली जो प्राकृतिक आपदा उसे बाढ़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, ताप्ती नदी पर है, माही नदी पर है, आपके नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो सहस्त्र जो धारा जलप्रपात है सभी लोग जानते हैं नर्मदा नदी पर है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो लाइक करने के लिए, शिक्षा के चैनल को सपोर्ट करने के लिए, जायसवाल सर को सपोर्ट करने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? सभी लोग कमेंट करेंगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 1968, 71, 72, 86। सभी लोगों का कमेंट आ चुका है, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, कमेंट क्या है, मैं कई बार इसका आंसर बता चुका हूं, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स बताना है। सही ऑप्शन क्या है? पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? पर्यावरण शिक्षा मानव की पर्यावरण जन्य चेतना को जागृत करना, मानवीय आचरण की संतुलित करती है। और पर्यावरण शिक्षा खुले पर्यावरण में वृक्षों के नीचे बैठकर दी जाने वाली शिक्षा है। पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरण के तत्वों की शिक्षा प्रदान की जाती है। पर्यावरणीय शिक्षा जो है वायुमंडल के तत्वों का ज्ञान प्रदान करती है। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों कि पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह पर्यावरण शिक्षा मानव की पर्यावरण जन्य चेतना को जागृत कर मानवीय आचरण की संतुलित करती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? ठीक है, आपको पता है जनवरी का महीना चल रहा है, मेले का दिन चल रहा है। ठीक है, तो गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा या खंडवा? ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बता दीजिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? गोटमार मेला जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो यह छिंदवाड़ा जिले में लगता है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हर एक प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को कहा जाता है, इंदौर को कहा जाता है, ग्वालियर को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी आपकी सिंगरौली कहलाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? शंकर दयाल शर्मा, कैलाश सत्यार्थी ने, लता मंगेशकर या जया बच्चन? तो दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? वह आपके हैं शख्स कैलाश सत्यार्थी। जी हाँ दोस्तों,
1980 में कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया। कैलाश सत्यार्थी भारत के बाल विकास एक्टिविस्ट भी है। उन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो आपकी जो मध्य प्रदेश है इसमें कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो एक लोग सभी लोग नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला आपका, ठीक है, हरसिंह गौर, सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर में है, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। दूसरा आपका दोस्तों है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय जो आपके अनूपपुर में है, ठीक है। ये आपके 2 विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। और डॉक्टर हरिगौर विश्वविद्यालय जो कि सागर में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय जो आपके अनूपपुर जिले में है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 30वां प्रश्न। उम्मीद है ये 30 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे और आप लोगों का जो कमेंट बॉक्स में आंसर है कि आप लोगों का इस क्लास में 30 में से कितना आंसर है, फटाफट आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सफ़ेद भागों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिलों को कहा जाता है? रीवा हो गया, छतरपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, पन्ना हो गया, ठीक है। कई सारे ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। तो सफ़ेद बाघों की जो भूमि है मध्य प्रदेश के किस जिलों को कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं। नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या है, फटाफट बताइएगा। ये आपके लिए, ठीक है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। देखते हैं इस मॉक टेस्ट में कौन यहाँ पे पास होता है, ठीक है, कौन यहाँ पे पास होता है। तो ऑप्शन फटाफट बताइएगा 30वां का आंसर क्या होगा कि सफ़ेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? सफ़ेद बाघों की भूमि, ठीक है दोस्तों। तो 30 प्रश्न आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा। और ऐसे ही क्लासेज इससे बेस्ट तैयारी के लिए, सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।